हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था पॉलिनॉमियल्स, और जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इससे पिछले वीडियो में हमने जीरोज के बारे में पता किया था कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल होती क्या है। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए काम करेंगे कि कैसे जीरोज हम फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो लेट मी बिगिन विद अ क्वेश्चन एज यूजुअल। आपके सामने एक पॉलिनॉमियल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। लेट मी नो कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिससे पूरा पॉलिनॉमियल डिसअपियर हो जाएगा, दैट मीन्स जीरो हो जाएगा। नहीं पता। आपको मैं याद दिलाता हूँ, लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए आप क्या मेथड अप्लाई करते थे जब आपने ऐसी ही जीरो फाइंड करनी होती थी। लेट अस से वो लीनियर पॉलिनॉमियल था x प्लस 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देते थे, दैट मीन्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से सॉल्व करते थे इस इक्वेशन को जिससे आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ रिजल्ट होती थी, दैट इज x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चलता था इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कि x की एक ऐसी वैल्यू आई है जिसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ठीक है, अब उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उसका एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं चेक करना। x की वैल्यू -3 का मतलब है अगर यहाँ पर -3 रखा जाए ना तो ये पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से काम करता था जब आपने लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए जीरो फाइंड करना होता था। बट दिस इज नॉट एज सिंपल एज दिस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसा क्यों है, प्लीज चेक दिस आउट कि हमें इस वीडियो में क्यों मेथड्स सीखने पड़ेंगे। इज अ रियल रीजन जिसके लिए आपको ये मेथड्स अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज अगर ये मेथड्स नहीं आते देयर इज नो वे आउट आप जीरो निकाल पाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 में अगर आप सेम मेथड अप्लाई करते हो तो आप इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे। चलो मैं कहता हूँ यहाँ तक सही है, बट क्या आप सक्सेसफुली x की वो वैल्यू फाइंड कर पाओगे? लेट अस सी। आपने इक्वल टू जीरो पुट किया, ठीक है, फिर आप ऐसे ट्रांसपोज करते थे लीनियर पॉलिनॉमियल में कि x एक तरफ रह जाए बाकी सब कुछ दूसरी तरफ चला जाए। तो आपने यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया, ये दो x वाले टर्म्स हैं ये इस साइड रह गए और उधर 9 चला गया तो -9। क्या कोई फायदा हुआ? क्या आप यहाँ से x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो? नहीं। सामने आपको दिख रहा है कि x दो टर्म्स में आता है। अब कई बच्चे कहते हैं कॉमन ले लो x, ले लो भाई कॉमन। इन दोनों में से अगर आपने x कॉमन ले भी लिया तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा एंड दैट रिजल्ट्स इन नथिंग। x की कोई वैल्यू आपके पास यहाँ से नहीं निकलती है नंबर्स की फॉर्म में। अगर स्टिल आप यहाँ से इसको इधर लेकर जाना भी चाहते हो तो x की वैल्यू -9/x+6 निकलेगी, दैट इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपको यहाँ पर चाहिए था जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, जो आप इस तरीके से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो व्हाट्स द वे आउट? यस, देयर इज एन एस्केप, और वो एस्केप क्या है? लेट्स वॉच। इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई क्या क्या केसेस बन सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, और उनमें हम जीरोस कैसे निकालते हैं, जिसमें एक केस ये भी फॉल करेगा और हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू नो कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म का है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ध्यान देना, एक x स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद एक x वाली टर्म है, और उसके बाद एक कांस्टेंट है जिसमें x की पावर 0 है। ठीक है, तो अगर ये तीनों टर्म्स प्रेजेंट हैं तो पॉलिनॉमियल कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, x स्क्वायर वाली टर्म, x वाली टर्म और एक कांस्टेंट वाली टर्म। ठीक है, सामने सामने आप देख सकते हो यहाँ पर a की वैल्यू मतलब x स्क्वायर के साथ जो पड़ा है वो 1 है। ठीक है, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर क्या पड़ा है? 1। b एक्चुअल में x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में पड़ा होता है वो वैल्यू होती है, यहाँ पर b की वैल्यू है 6। ठीक है, तो दिस इज a, दिस इज b, और जो c है दैट इज द कांस्टेंट टर्म, वो है आपके पास 9। ठीक है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। तो ये जनरल फॉर्म है, पहले आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हर बार एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। तो कुछ वैल्यू a की होती है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कुछ वैल्यू b की होती है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड कुछ वैल्यू c की होती है जो अलग से कांस्टेंट टर्म पड़ी होती है। ठीक है, चलो एक बार आपको ये पता चल गया, फिर आप नेक्स्ट टाइप देखो कि भाई मान लो कि c है ही नहीं, c 0 होता, तो अगर ये वाली टर्म है ही नहीं तो x स्क्वायर प्लस 6x बच जाता। ठीक है, तो ऐसे भी पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिसमें सिर्फ x स्क्वायर वाली टर्म हो और आपके पास x वाली टर्म्स हो, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही है। आप ये नहीं कहोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि c 0,
ठीक है। और कैसे टाइप के हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये वाली टर्म भी एब्सेंट हो और ये वाली टर्म भी एब्सेंट हो, डैट मीन्स दीज बोथ आर एब्सेंट, तो सिर्फ रह जाएगा ax²। तो उसमें मैंने एग्जाम्पल ले लिया है x², ठीक है। यहाँ पर ax² वाली टर्म ही प्रेजेंट है जिसको मैं 1x² भी बोल सकता हूँ, bx भी एब्सेंट है और c भी एब्सेंट है, ठीक है। तो माई पॉइंट इज आप इन तीनों ही केसेस में डिफरेंट तरीके से अप्रोच करोगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑफ देम, x², मतलब ये दोनों चीज़ें है ही नहीं, सिर्फ ax² है, डैट मीन्स आपके पास एक एग्जाम्पल है x²। अब यहाँ पर आप किस तरीके से जीरो निकालते हो इस पॉलिनॉमियल की, पहला स्टेप वही रहेगा, वी इक्वेट द पॉलिनॉमियल टू जीरो। याद रखना स्टेप 1 वही है जो लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में होता था, हम इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं उठाकर पॉलिनॉमियल को। तो हमने x² इक्वल्स टू जीरो पुट किया, तो आपको ये पता चला x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो इधर आपके पास स्क्वायर रूट कर कर कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा और इधर स्क्वायर रूट जीरो आएगा। आपको एक चीज़ बताऊं कि जो आप स्क्वायर रूट करते हो यू इंक्लूड प्लस माइनस इन फ्रंट, क्योंकि देखो वो चीज़ प्लस में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो की वैल्यू प्लस माइनस एक्स है, डैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि जीरो के आगे पॉजिटिव या नेगेटिव लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हो कि भाई x की वैल्यू जीरो आएगी। भाई अगर x की जगह जीरो पुट करोगे तो आपके पास पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट लेट अस स्विच टू टाइप 2। अगर आपके पास दो टर्म्स प्रेजेंट होती है, मतलब कुछ इस तरीके का पॉलिनॉमियल प्रेजेंट है x² + 6x, इस केस में हम कैसे अप्रोच करेंगे? देखो x² + 6x के अंदर ना सबसे पहले आप इक्वल टू जीरो तो पुट करोगे ही, लेकिन आप देखोगे कि इसके अंदर आप सीधा सीधा स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। यदि स्क्वायर रूट किया तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 6x आपके पास दूसरी टर्म भी प्रेजेंट है। तो इसमें हम लेते हैं कॉमन, बिकॉज x और x दोनों में प्रेजेंट है। तो x अगर मैं कॉमन लूंगा तो x² में से x कॉमन लेने के बाद x बचेगा और 6x में से x कॉमन लेने के बाद 6 बचेगा। दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ ध्यान से देखो, x² में से मैंने x कॉमन लिया है, डैट मीन्स x² को मैंने x से किया है डिवाइड। तो आपके पास एक पावर कैंसिल आउट हो गई, एक पावर बच गई, तो आपके पास यहाँ बच गया x। उसके बाद 6x में से x को कॉमन लिया, तो आपके पास जो बचा वो है 6 प्लस बीच में एज इट इज लिख दिया, ठीक है। टू मेक इट मोर क्लियर मैंने x² + 6x को दोनों को x से डिवाइड किया है, डैट मीन्स x कॉमन लिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सोचते हो जब भी आप कॉमन लेते हो। तो x आपने कॉमन लिया तो आपके पास ब्रैकेट में जो चीज़ बची वो है x + 6 और आपके पास इक्वल टू जीरो है। डैट मीन्स दो फैक्टर्स आ चुके हैं, x × x + 6 इज इक्वल टू जीरो। अब प्लीज़ ध्यान देना, अगर ऐसे दो फैक्टर्स इक्वल टू जीरो हैं तो बनते हैं केसेस, क्योंकि देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है। सोच के देखो कि भाई a × b जीरो आ रहा है, तो या तो a जीरो होगा या तो b जीरो होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई करो कि भाई या तो x जीरो है या फिर x + 6 जीरो है, और बीच में यूज़ करो और, ठीक है। तो अब यहाँ से x की वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो आपके पास रिक्वायर्ड थी। x की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या फिर x + 6 जीरो हो सकता है, डैट मीन्स x की वैल्यू इधर से निकलेगी -6। तो क्लियर है कि x या तो जीरो होगा या तो -6 होगा। दीज आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, ठीक है। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि आपके पास जो पॉलिनॉमियल गिवन था इस फॉर्म का, जिसमें x² और एक x वाली टर्म थी, उसमें आपने पहले कॉमन ले लिया, ठीक है। इक्वल टू जीरो तो पुट करना ही करना है, स्टेप 1 इक्वल टू जीरो है। इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद आपने जब कॉमन लिया तो आपको पता चला दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आया, तो उनमें से एक फैक्टर तो जीरो होना ही चाहिए, बिकॉज अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, तो एक तो उनमें से जीरो होता ही है ना। तो या तो x जीरो होगा या तो x + 6 जीरो होगा। तो सीधी सी बात है, x जीरो है तो ये पहली जीरो आ गई, और x + 6 जीरो है तो ये दूसरी जीरो आ गई। तो यहाँ से दो जीरोज निकली हैं, एक जीरो है जीरो और दूसरी जीरो है -6, ठीक है। टू ऐड टू योर नॉलेज, इसको हम बोलते हैं अल्फा, पहली जीरो को, और दूसरी जीरो को हम बोलते हैं बीटा। मतलब बीटा यहाँ पर -6 आया और अल्फा यहाँ पर जीरो आया, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। आप अभी के लिए कह सकते हो कि भाई दो जीरोज निकलती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, जिसमें आप एक को अल्फा एज्यूम करते हो और दूसरे को बीटा। तो फर्स्ट जीरो डेट इज अल्फा को जीरो मान लिया और दूसरी जीरो बीटा को -6 मान लिया, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा। नाउ लेट अस स्विच टू द थर्ड टाइप, ठीक है।
अगर तीनों ही टर्म्स प्रेजेंट हों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अब आप इससे कैसे डील करते हो, कैसे आप इसकी ज़ीरो निकालेंगे? पहला स्टेप सेम रहेगा, दैट मीन्स आप इसको इक्वल टू ज़ीरो तो पुट करोगे ही करोगे, ठीक है। अब आप ना तो कॉमन ले सकते हो तीनों में से, ठीक है, ना ही आप स्क्वायर रूट कर सकते हो एज इट इज़। तो भाई जो टाइप 1 और टाइप 2 में आपने लगाया मेथड्स, वो आप अभी तो यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको एक्चुअल में जो है यूज़ करना है वो दो मेथड्स हैं, या तो आप आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हो या आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आइदर यू हैव टू यूज़ आइडेंटिटीज़ या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बट अगर डिटेल्स में देखा जाए तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आपके पास आइडेंटिटीज़ का ही एक डेरिवेटिव मेथड है, बट अभी के लिए हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, विल स्टिक टू द मेथड्स की करना क्या है, ठीक है। चलो लेट अस वॉच आइडेंटिटीज़ आप कैसे अप्लाई करोगे इसके लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 था, आप 8th क्लास में ऐसी फैक्टराइजेशन बहुत बार कर चुके थे जहाँ पर आप इसको कुछ इस तरीके से विजुलाइज करते थे। प्लीज़ ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। आप इसको कुछ इस तरीके से विजुलाइज करते हो कि भाई x का स्क्वायर पड़ा है, साथ में 6x पड़ा है, साथ में 9 पड़ा है, इन दोनों में से जो होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो 9 है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर? तो मैंने ये भी लिख दिया और मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। मैंने x का स्क्वायर लिख दिया और 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब जो वो तीसरी टर्म है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, इट इज़ 6x, दैट मीन्स इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2 इंटू एक्स इंटू 3। 2 इंटू एक्स इंटू 3 से आपको कुछ चीज़ याद आई होगी कि भाई ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, दो चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में पड़ी हैं, दैट इज़ 2ab। तो आपके पास जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जिसने क्लास 8 में फैक्टराइजेशन की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है तो प्लीज़ इसको यहाँ पे ध्यान से प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये बहुत रिक्वायर्ड है आगे आने वाले सिलेबस में भी, ठीक है। कि अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म है ना, तो आप उसको ईजिली फैक्टराइज कर सकते हो इन द फॉर्म a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर यहाँ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि भाई जो 6x पड़ा था, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स इंटू 3, देन इट इज़ वेरी सिंपल टू राइट इट एज a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल a और b तो पता होना चाहिए। यहाँ पर a क्या था? a इज़ x। आप देख सकते हो कंपेयर करने के बाद कि भाई ये अगर फॉर्म मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो a इज़ x। वट इज़ b? b इज़ 3। तो अगर आप इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना चाहो तो वो आइडेंटिटी क्या बनेगी? इट विल बी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आई थिंक एनालॉजी समझ पा रहे होगे आप, इजीली यहां पर देख पा रहे होगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्चुअल में एक दूसरे से बहुत एनालॉगस है। आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे होगे कि जो रोल यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्ले कर रहे थे, ऊपर x स्क्वायर 3 स्क्वायर और 2x3 प्ले कर रहे थे। दैट मीन्स a का जो रोल प्ले कर रहा था वो x था और जो b का रोल प्ले कर रहा था वो 3 था। तो आपने इस सब को समराइज करके फैक्टराइज फॉर्म में x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप कहोगे इसका फ़ायदा क्या है? तो लेट सी आप इससे x की वो वैल्यू कैसे निकाल पाओगे। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को फैक्टराइज फॉर्म में लिखोगे, दैट मीन्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या मैं कह सकता हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि उसका स्क्वायर था। अगर दो बार आ रहा है दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में मैं इसको ऐसे ब्रेक करके एक्सपैंड करके इजीली लिख सकता हूँ। अब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिखने के बाद फायदा क्या हुआ? आपके पास सेम केसेस बन सकते हैं जो आपने लास्ट पार्ट में बनाए थे। दैट मीन्स x प्लस 3 और x प्लस 3 अगर मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इनमें से एक तो 0 होना ही चाहिए, बिकॉज एक्चुअल में दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इनमें से एक तो 0 होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या केसेस बनते हैं? आइदर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ से भी x की वैल्यू निकलेगी -3 जब इसको सॉल्व करते हो, और जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकलेगी -3। आई थिंक क्लियर होगा। आपने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले इक्वल टू 0 पुट किया, आपको पता चला कि यहाँ पर ना तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है और ना ही सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर एक मेथड बचा था जो आपने आइडेंटिटीज़ का अप्लाई किया यहाँ पर, कि अगर ये किसी आइडेंटिटी की फॉर्म दिख रही है तो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करके x प्लस 3 के होल स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिख दिया। एक बार इस फॉर्म में लिख दिया, आपने इसको ब्रेक किया फैक्टर्स में और दो जीरोस की वैल्यू निकाल दी। अब जो आंसर आया उसमें ये अल्फा और बीटा दोनों की सेम वैल्यूज है, तो आप यहाँ पर लिखोगे अल्फा भी -3 है और बीटा भी -3 है।
ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर लिखता हूँ बोर्ड। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं पॉलिनॉमियल्स के, फर्स्ट पॉलिनॉमियल, सेकंड पॉलिनॉमियल और थर्ड पॉलिनॉमियल। हिंट्स आपको मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं कि भाई ये आइडेंटिटीज लगेंगे यहाँ पर टू मेक देम इनटू फैक्टराइज्ड फॉर्म, बिकॉज आपके पास जो रिजल्ट है वो आपके पास एग्जाम्पल की तरह होगा जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिया था, मतलब इस एग्जाम्पल की फॉर्म में जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। बट यहाँ पर कुछ और हिंट्स मैंने दिए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे 4x² + 36x + 81 में अगर मैं आपको 0 निकालने के लिए कहूँ, फर्स्ट यू विल राइट इट इनटू दिस फॉर्म कि भाई ये होल स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, 81 होल स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है और 36x इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही 9x² - 12x + 4 है, यहाँ नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है डैट मीन्स इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो a - b का होल स्क्वायर है। कभी भी गाइस a² - 2ab + b², अगर इस फॉर्म में पढ़ा हो ना चीज़ a² - 2ab + b², तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, a - b का होल स्क्वायर। ये एक बेसिक सी आइडेंटिटी है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है नेगेटिव वाली आइडेंटिटी। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि आपने 9x² को पहले लिखना है होल स्क्वायर की फॉर्म में, डेट इज 3x का होल स्क्वायर, 4 को लिखना है 2 के स्क्वायर की फॉर्म में, उसके बाद -12x को आपने लिखना है -2 × 3x × 2 के फॉर्म में। ठीक है, दिस इज द मेन कंसेप्ट जो आपको पहले यहाँ पर अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप आइडेंटिटी लगाओगे और फिर आप यहाँ पर केसेस बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, 2x² है, देखो आप इसको लिखोगे √2x का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसको ऐसे लिखना ही पड़ेगा। रूट मैंने यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज 2 को आप किसी के होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते अगर इंटीजर ले रहे हो। 2 का स्क्वायर रूट √2 ही होता है। ठीक है, तो आप इसको इसी फॉर्म में लिखोगे कि √2x का होल स्क्वायर। ऐसे ही 36 को आपने लिख दिया 6 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली जो तीसरी टर्म बनेगी वो 2 × a × b होगी। अगर इस फॉर्म में है तो आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। और बिल्कुल 2 × √2 × 6 इज 12√2 और 12√2 यहाँ पर पड़ा था, तो आप पहले इसको इस फॉर्म में लिखोगे और फिर आप लगाओगे आइडेंटिटी एंड देन यू विल मेक द केसेस। आई थिंक आइडेंटिटीज को अप्लाई करना आपको आ गया होगा। अब जो मेथड बचा है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो लेट्स सी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कैसे अप्लाई करते हो। तो अगर कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पर 0 की वैल्यू निकालो कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिससे पूरा पॉलिनॉमियल डिसअपियर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर आप किस तरीके से अप्रोच करोगे। आपको लग रहा है कि यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, बट अगर आप ट्राई करोगे ना a² + b² + 2ab की फॉर्म में, इट विल नॉट वर्क आउट। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखो अगर आपने इसको लिखा x का स्क्वायर प्लस, चलो 10 को आपने √10 का होल स्क्वायर लिख भी दिया, तो आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए था, 2 × x × √10, जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज 2 × x × √10 इज 2 √10x, और आप यहाँ पर 7x को देख रहे हो, डैट मीन्स यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती है। तो इसमें आप कैसे करोगे, प्लीज़ लिसन केयरफुली बिकॉज दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो अब यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर x² + 7x + 10 में से सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि भाई x का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे पहले हम काम स्टार्ट करते हैं x के कोफिशिएंट के साथ। हेयर द कोफिशिएंट ऑफ x इज 7, मतलब जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में पड़ा होता है, विद द साइन देखना है, यहाँ पर +7 है, तो पहले यहाँ पर मैं अलग से लिख दूंगा +7। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, ऐसे स्प्लिट करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके a × c आए। ठीक है, आई रिपीट, आपको बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, डेट मीन्स b को, ये b ही तो है बिकॉज इट वाज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। आपको b को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके ac आए। अब a और c क्या है, a और c आपके पास यहाँ पर जनरल फॉर्म से उठाई गई वैल्यूज़ हैं कि a क्या होता है जो x² के साथ पड़ा हो, जो यहाँ पर 1 है, c क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म हो, यहाँ पर 10 है, तो 1 और 10 को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 10। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि भाई 7 को आपको करना है स्प्लिट कुछ इस तरीके से कि ऐड करके तो 7 आए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके 10 आए। कैन यू गेस कि अगर आप ऐसी वैल्यूज निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे। ध्यान देना, देयर इज अ परफेक्ट मेथड फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ AC। आप इसको फैक्टराइज करोगे कि भाई 10 को फैक्टराइज किया तो आया 5 × 2। ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर अगर देख रहे हो तो 5 और 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये क्या डायरेक्ट वही 2 वैल्यूज़ हैं जिनको ऐड करके 7 आ रहा है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन के अंदर तो आपके पास वही 2 डायरेक्ट वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, आपके पास ये 3 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 4 फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आपको पेयरिंग करके यहाँ से निकालनी पड़ेंगी वो वैल्यूज़। यहीं से गेस करना पड़ेगा कि आपके पास ऐड करके कैसे 7 बन सकता है या फिर वो वैल्यू बन सकती है जो उस क्वेश्चन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर आपने x² + 7x + 10 को किस तरीके से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 को रिप्लेस करना है 5 × 2,
तो यू विल राइट इट एज 1x² प्लस 7 की जगह लिखा 5 + 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली विजिबल है, मैंने 7 को सब्सटीट्यूट कर दिया एज 5 + 2। ठीक है, अब यहाँ पर 5 + 2 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे आप किस तरीके से लिखोगे, यू विल प्रेजेंट इट एज 1x² प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आया, 10 इक्वल्स टू 0। आई थिंक क्लियर होगा। मैंने 5 + 2 इंटू एक्स को सिर्फ ओपन फॉर्म में लिख दिया, कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन लेना है। पहली दो टर्म्स में से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, देयर इज अ थिंग कॉमन दैट इज x। और कुछ तो कॉमन नहीं है, कोफिशिएंट में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x आपके पास कॉमन है, तो आप यहाँ पर लोगे कॉमन। तो जब मैंने x कॉमन लिया, 1x² में से x कॉमन ले रहा हूँ, तो एक तरह से मैं डिवाइड ही तो कर रहा हूँ, तो आई विल गेट x। तो यहाँ पर मैं पहली टर्म लिखूंगा x। उसके बाद 5x में से जब x कॉमन लिया जाएगा तो यू विल राइट 5। आई थिंक इतना क्लियर होगा। 5x को x से डिवाइड करके आपके पास जो बचता है वो है +5। अब आपको सेकेंडली इन दोनों में से भी लेना है कॉमन, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि भाई कॉमन कुछ इस तरीके से लेना कि बचनी ये पहली वाली टर्म ही चाहिए। अब पहली वाली टर्म का मतलब है x बचना चाहिए, तो 2x में से क्या कॉमन लिया जाए कि x बचे? ऑफ कोर्स इट इज़ 2, तो आपने यहाँ पे ले लिया 2 कॉमन, तो क्या बचा? 2x को जब 2 से डिवाइड किया इट इज़ x। ठीक है, तो आपके पास जो पहली चीज़ बचती है वो है x। उसके बाद 10 को करना है 2 से डिवाइड। जब आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 5, तो आप यहाँ लिखोगे +5 इक्वल्स टू 0। तो ये एक्चुअली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मैजिक है कि अगर आप यहाँ से वही सेम टर्म बना देते हो, दूसरी टर्म तो मैच करती ही करती है। ठीक है, बट इतना ध्यान देना आपको यहाँ पर वही कॉमन लेना था जिससे आपके पास ये दोनों टर्म्स सेम हो। दीज टू टर्म्स मस्ट बी सेम टू मेक द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वर्क। ठीक है, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को वर्क कराना है तो इन दोनों पे खास ध्यान देना कि भाई ये दो टर्म्स सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे हो कि x + 5 दो बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट और इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में देख रहा हूँ, प्लीज़ विजुलाइज करना कि भाई ये x पड़ा है और साथ में कुछ पड़ा है, ये पूरा का पूरा a, प्लस ये 2 पड़ा है और साथ में फिर दोबारा ये a ही पड़ा है ना, रिपीट ही तो हो रहा है। तो क्या आप दोनों में से a कॉमन नहीं ले सकते? हाँ, मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप में x + 5 को लेने वाला हूँ कॉमन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, x + 5 को ले लिया कॉमन। क्या बचता है? दोनों में से x + 5 कॉमन आ चुका है। पहले टर्म्स में से बचेगा x और दूसरी टर्म में से बचेगा 2, तो मेरे पास यहाँ पर बचा x + 2। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म हो और दोनों में a कॉमन दिख रहा हो तो आप a को कॉमन लेकर लिख सकते हो। और यहाँ पर जो a था वो x + 5 था, तो x + 5 मैंने अलग से निकाल कर रख दिया। और अगर मैंने x + 5 अलग से निकाल कर रख दिया ना, आपके पास पहले में से जो टर्म बचेगी वो बचेगी सिर्फ x, क्योंकि इनमें से आपने ये तो ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पर लिखा गया x। अब इसमें से मैंने x + 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा +2, तो मैंने यहाँ लिख दिया +2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। और ये फॉर्म आपके लिए बहुत फेमिलियर है क्योंकि हर एक केस के अंदर ये फॉर्म तो बन ही रही थी। तो यहाँ से बनेंगे केसेस कि या तो x + 5 0 होगा या फिर x + 2 0 होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक तो 0 होना ही चाहिए टू मेक देयर प्रोडक्ट 0। तो अगर ये 0 है तो यहाँ से पता चला x - 5 है, और अगर ये 0 है तो यहाँ से पता चला x - 2 है, क्योंकि ये इधर ट्रांसपोज होगा, ये इधर ट्रांसपोज होगा। क्लियर? तो आपको यहाँ से पता चलता है 2 zeros आई हैं, -5 और -2। अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिख कर दिखा देता हूँ जिनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और इनको डिफरेंट मेथड्स में क्लासीफाई करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे किस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो प्लीज़ नोट करना है इनको। तो सामने मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये तीनों क्वेश्चंस इन्हीं मेथड से होने हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को, प्लस एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ आप वहाँ पर कोशिश करना है कि आप जीरोस निकाल पाओ। ठीक है, जीरोस निकालने के लिए सारे मेथड्स मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर किसी को फैक्टराइजेशन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उसके डाउट्स भी क्लियर करूंगा। और आज के आज ये काम हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर इससे आगे जाएगा तो आपको आगे ही कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे, बिकॉज इसके बाद हमने वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, इसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स को बनाना करना है एंड सो ऑन। चलो, आई थिंक इट्स ओवर, इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आज के डाउट सेशन में ही उसे क्लियर कर लीजिएगा, इसके आगे मत ले जाइएगा सेम डाउट्स को, और प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज फैक्टराइजेशन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इम्प्रूव होगी। Thank you students, it is Ashish, I'm signing off. Namaste.
No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.